भारत में आजकल स्कैम का नया टर्म आया है, पिग बुचरिंग। इसका मतलब होता है सुअरों का वध करने से पहले उन्हें खिला पिलाकर मोटा करना। भारत पिग बुचरिंग स्कैम्स का, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स का गढ़ है। कुबेर घोटाले से लेकर स्पीक एशिया तक, ऑनलाइन गेम्स से लेकर शेयर मार्केट तक पिग बुचरिंग स्कैम्स की एक लंबी श्रृंखला है। पर आज मैं जिस खबर की बात कर रहा हूं उसका संबंध गृह मंत्रालय की रिपोर्ट से है। गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है पिग बुचरिंग स्कैम से लोगों को बचना चाहिए। कहा कि सीमा पार से साइबर ठग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का प्रचार करते हैं गूगल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। शुरू में विश्वास जीतने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी देते हैं और बाद में लगा देते हैं तगड़ी चपत। इस तरह के घोटालों की शुरुआत चीन से 2016 में हुई थी। वहीं से यह टर्म आया पिग बुचरिंग। गृह मंत्रालय ने बताया व्हाट्सएप आज भी भारत में साइबर अपराधियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने ऐसे अपराधों पर जानकारी साझा करने के लिए गूगल से समझौता भी किया है। एक खबर आरएसएस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दोस्ती पर। स्वघोषित अंबेडकरवादी अक्सर आरएसएस पर ब्राह्मणवादी संगठन होने का, दलित विरोधी संगठन होने का आरोप लगाते हैं, पर आरएसएस ने खुद को सदा ही जाति निरपेक्ष बताया है और उसने अपने यहाँ सदस्यों को जाति सूचक सरनेम लगाने से भी मना कर रखा है। हालिया बयान में आरएसएस के विश्व संवाद केंद्र ने एक बयान जारी कर कहा कि 2 जनवरी 1940 को सतारा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कुछ मतभेदों के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वह आत्मीयता का भाव रखते हैं। विश्व संवाद केंद्र ने 9 जनवरी 1940 को पुणे के एक मराठी दैनिक में छपे एक समाचार की तस्वीर भी बतौर साक्ष्य जारी की है। भारतीय नागरिक संहिता की धारा 107 आपकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार देती है सरकार को, अगर आपने संपत्ति को अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अर्जित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस धारा के तहत पहली कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें बुलंदशहर में अपराध से अर्जित की गई संपत्ति की नीलामी की गई है। इसलिए संपत्ति तो बनाइए लेकिन नैतिक तरीके से, कानूनी तरीके से, नहीं तो अंत में वह संपत्ति सरकार के काम आएगी। अब चर्चा महंगाई पर। भारत में इन्फ्लेशन की, महंगाई की गणना का आधार है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। इसका बेस ईयर होता है, आधार वर्ष होता है 2011-12। इस आधार वर्ष को 2022-23 करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया जा रहा है। उसके अध्यक्ष होंगे प्रोफेसर रमेश चंद्र, जो कि नीति आयोग के भी सदस्य हैं। WPI कैलकुलेट करता है कमोडिटीज के होलसेल प्राइसेस में होने वाले चेंजेस को, तो वहीं पर CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करता है गुड्स एंड सर्विसेज की जो रिटेल कॉस्ट होती है उनमें आने वाले चेंजेस में। WPI का बेस ईयर जहां पर है 2011-12 आज की डेट में, वहीं पर CPI का बेस ईयर है 2012। भारतीय शेयर बाजार में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आमतौर पर आपका पैसा डूबता ही है। रिटेलर्स तो कभी फायदा ले ही नहीं पाते। पर जापान की बात करें तो भारत की तुलना में वहां पर पारदर्शिता ज्यादा है। वहां पर शेयर होल्डर्स को फायदा भी ज्यादा मिलता है। वहां शेयर खरीदने पर पक्ष दिए जाते हैं, शेयर होल्डर पक्ष। इसके तहत शेयरधारकों को मिलता है डिस्काउंट कूपन, मुफ्त प्रोडक्ट सैंपल, फ्री टिकट, गिफ्ट और बोनस। लेकिन भारतीय शेयर बाजार में कंपनियां रिटेलर्स की जेब खाली करने की जुगत में लगी रहती हैं। शेयर होल्डर पक्ष का महत्व ऐसे समझिए कि जापान के एक बुजुर्ग हिरोको किरीटनी ने इन्हीं शेयर होल्डर पक्ष की बदौलत पिछले कई सालों से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया है, जबकि वह खुद करोड़पति है। उसे जापान में गॉड ऑफ फ्रीबीज भी कहा जाता है। तो जरूरत है कि भारतीय शेयर बाजार में भी शेयर होल्डर्स को कंपनियां इस तरह की सुविधाएं देना शुरू कर दें और उनकी जेबें खाली करना थोड़ा सा कम कर दें। ध्येय IAS द्वारा शुरू किया गया यह प्रोग्राम न्यूज एंड व्यूज आपको ध्येय IAS ऐप पर मिलेगा, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जल्दी से ध्येय IAS ऐप को डाउनलोड कर लें। नमस्कार।